सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के जियोग्राफी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर हम लोग आज 3 को देखेंगे। इससे पहले सेट 1, 2 अपलोड हो चुका है। ठीक है, अगर ये सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग एक नंबर हम आप लोगों को दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज करें और ये सेट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग व्हाट्सएप हमें मैसेज करिए कि हमें नोट चाहिए और PDF चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसमें आप लोग वीडियो भी हम क्या करेंगे, आप लोग सेट 1 और सेट 2 का जो वीडियो अपलोड हो गया है उसको भी हम आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, तो और एक व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग उस लिंक को टच करके आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्लास 12 में भी आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो हम उसके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देता है कि उसको भी इसका जो लाभ है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए मानक अक्षांश समांतर की क्या विशेषता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मानक अक्षांश पर मानक समय शुद्ध रहता है। समझ में आया। रूढ़ि चिन्ह किन्हें कहते हैं। स्थलाकृत मानचित्रों में भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को दिखाने वाले चिन्ह को रूढ़ि चिन्ह कहते हैं। वायु फोटो किस प्रकार खींचे जाते हैं। वायु फोटो वायुयान या हेलीकॉप्टर में लगे परिशुद्ध कैमरे के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, आप लोग ध्यानपूर्वक उसको देखिए, प्रश्न को समझिए और अपने से प्रश्न का हल करने का प्रयास करें। भारत में वायु फोटो का संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का फोटो लिया गया था। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इरावती डेल्टा के वनों का वायु सर्वेक्षण किया गया, जो 1923 से 1924 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, इसके बाद अनेक सर्वेक्षण भी किए गए। आजकल भारत के पूरे देश का वायु सर्वेक्षण निर्देशालय दिल्ली की ओर देखरेख में किया जाता है। ठीक है, 5वां नंबर जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, किस वायु फोटो के धरातल आधारित निरीक्षण के 3 लाभ हम लोग को करना है, लिखना है। ठीक है, धरातलीय निरीक्षण पर आधारित वायु फोटोग्राफ के 3 लाभ निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है, हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, परिष्कृत स्थानिक संदर्भ, वही क्षेत्र का विंगम दृश्य का प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद निर्धारित समय की उपयोगिता, वायु फोटो द्वारा क्या करते हैं, धरातलीय लक्षणों का लेखा होता है और इसलिए इसे ऐतिहासिक अभिलेख भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, फिल्म की संवेदनशीलता, वायु फोटो की फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आँखों से अधिक होती है, मतलब बहुत दूर तक वो देख पाते हैं एकदम अच्छे से। हमारी आँखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र अर्थात 0.4 से 0.7 आर में देख सकती है, जबकि फिल्म की संवेदनशील
संवेदनशीलता 0.3 से 0.3 UM के बीच होती है। ठीक है, सुदूर संवेदन क्या है? इसमें देखिए सुदूर संवेदन क्या है। सुदूर संवेदन वस्तुओं को स्पर्श किए बिना दूर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। यही होता है दूर सूचनाएं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान को सुदूर संवेदन कहते हैं। इसके लिए विद्युत प्रकाशित यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली विधि विद्युत चुंबकीय विकिरण के संवेदन पर आधारित है, जो वस्तुओं के निरंतर परावर्तित होता रहता है। अतः सुदूर संवेदन का अर्थ है भूमि अथवा उसके ऊपर परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का संवेदन अथवा पता लगाना। और इस प्रश्न बहुत ज़्यादा बार दिया हुआ है। फोटोग्राफ नीति का अर्थ, जो फोटोग्राफ में सूचना प्राप्त करने की तकनीकी को फोटोग्राफ नीति कहते हैं। भारत में किसी एक भौतिक विभाग का वर्णन करना है। भूवैज्ञानिक संरचना तथा धरातलीय रूप के आधार पर हम 3 स्पष्ट भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, दोनों के बीच स्थित विस्तृत समतल मैदान। ठीक है, अब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। समतल मैदान उत्तर भारत का विस्तृत मैदान भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे नवीन तथा क्रय महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के समय उत्तर और दक्षिण से जो भू संचलन आया, इसके धक्के से प्रायद्वीप का उत्तरी किनारा नीचे धंस गया, जिसमें से एक विशाल खंड जिसे कहते हैं बन गया। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने निक्षेपी द्वारा इस खंड या खंड जिसे हम लोग कहते हैं भरना शुरू किया। मतलब जो गड्ढा हुआ था तो उसमें भरना शुरू हुआ और इस प्रकार कालांतर में एक विस्तृत मैदान का निर्माण हो गया। इस प्रकार यह मैदान मुख्यतः तो हिमालय के अपक्षय, मतलब जो हिमालय से बह के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं अथवा उस जल के द्वारा जो भी बहा के ले आता है, वही सब निक्षेपित होता गया, मतलब वहाँ जमता गया। और यह उत्पन्न तलछट और नदियों द्वारा जमा किए हुए जलोढ़ से बना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे भूगोल को सभी विज्ञानों का जनक क्यों कहते हैं। देखिए, आज भूगोल एकमात्र ऐसा विषय है जो भूपृष्ठ की स्थानिक रूपरेखा की परिवर्तनशीलता को समझने के लिए सभी प्राकृतिक तथा मानव विज्ञानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। दूसरा, यह एक अंत विषयक तथा समाकलनात्मक, जिसे हम लोग विभिन्न विषयों को जोड़ने वाला विज्ञान है, जिसकी अनेक शाखाएं हैं। तीसरा, भौगोलिक शब्दावली में दिक् स्थान भूपृष्ठ के स्थानों का सामूहिक स्वरूप है, जिसमें प्रतिरूपों तथा संरचनाओं का जन्म होता है और जो जीवन विशेषकर मानव जीवन को आधार प्रदान करते हैं। 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग। नदी के अपरदनात्मक कार्य से उत्पन्न 2 स्थलाकृतियों का वर्णन हम लोगों को करना है। अब देखिए, अपरदित स्थल रूप। नदी का अपरदन कार्य उसके ऊपर भाग में अधिक प्रभावशाली होता है, जहाँ गार्च, कैनियम, वी आकार की घाटी, जल प्रपात आदि मुख्य भू आकृतियाँ हैं। दूसरा, गार्च अथवा महाखंड, जिसे हम लोग गर्त कहते हैं, उच्च पर्वतीय मैदानों में जब नदी कठोर चट्टानों पर से प्रवाहित होती है तो उसका अधिकांश कार्य लंबवत अपरदन, मतलब डाउन कटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, का होता है। और यह पार्श्विक अपरदन, साइड कटिंग का कार्य बहुत ही कम होता है। इस प्रकार किनारे पर कठोर चट्टानों अथवा यथावत खड़ी है, जिसके
फलस्वरूप एक गहरी घाटी का निर्माण होता है, जिसे गार्ज कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब पढ़ेंगे हम लोग जलप्रपात। देखिए वाटरफॉल, जब नदी का जल अचानक ऊपर से नीचे गिरता है तो जलप्रपात बनता है। नदी के मार्ग में अनेक कोमल तथा कठोर चट्टानों आती हैं। कोमल चट्टान शीघ्र घट जाती है और उस पर कट जाती है। उस पर क्या होती है, देखिए उस स्थान पर नदी की तलहटी नीचे हो जाती है और इस नदी का जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लगता है। ये जल प्रपात का निर्माण करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय मानसून की 4 विशेषताएं। मानसून जो अभी हम लोग के यहाँ मानसून लगभग आ चुका है ना। तो ये क्या विशेषताएं हैं, ये 4 विशेषता हम लोग को लिखना है। देखिए वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, राइट है। मानसून पवनों का अनिश्चित तथा संदिग्ध होना। मानसून पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक एकरूपता प्रदान करना। यद्यपि लगभग आधा भाग कर्क रेखा के ऊपर में पड़ता है, किंतु पूरे भारतवर्ष की ओर जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। प्रश्न थोड़ा लंग हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदान के में हम लोग को क्या अंतर है ये बताना है। पश्चिम तटीय मैदान देखिए क्या है। यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी के बीच फैला हुआ है। गुजरात से कन्याकुमारी के बीच, ठीक है। पश्चिमी मैदानी घाट जिसे हम लोग कहेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये गुजरात हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है इस साइड वाला ये हिस्सा, ठीक है। अब देखिए गुजरात के कुछ भाग के अतिरिक्त यह सारा मैदान एक संकरा मैदान है, जिसका औसत ऊंचाई 64 किलोमीटर है। 64 किलोमीटर हम लोग देख सकते हैं। मुंबई से गोवा तक इस प्रदेश को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ अथवा कनारा तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। इस तट पर अनेक बाबुल के टीले तथा लेंगुन मिलते हैं, जो जगह है उसी जगह में। पूर्वी तटीय मैदान हम लोग कहेंगे। देखिए यह मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच उत्तर में गंगा मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु में यह मैदान चौड़ा है और साथ ही इसकी चौड़ाई अगर हम लोग देखेंगे तो 100 से 120 किलोमीटर तक हम लोग मान के चल सकते हैं। यह मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसे महानदी एवं कृष्ण नदियों के बीच उत्तरी सरकार तथा कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये आप लोग नोट करके रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इससे हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी प्रश्न को। भारत में बाढ़ के कारण का संक्षिप्त, क्यों बाढ़ आता है हमारे भारतवर्ष में, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। बाढ़ तब आती है जब नदी का पानी तटों से बाहर बहने लगता है और नदी के साथ साथ बाढ़ के मैदान में फैल जाता है। समझ में आ रहा है। मानसून की ऋतु में उत्तर भारत और मध्य भारत की नदियों में प्राय बाढ़ आती है। अधिक धरातलीय जल प्रवाह भूस्खलनों द्वारा जल प्रवाह के अवरुद्ध होने से तथा नदियों के तल में अत्यधिक गाद के जमा हो जाने पर भी बाढ़ आती है। अगर इसमें से कोई आप लोग कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न, तो आप लोग कमेंट में या इस नंबर में आप लोग, ये 9 है, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग भेज सकते हैं, तो उसको हम समझाने का प्रयास
और अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का जो अभी 11 क्लास में आप लोग है 12 में जाना चाहते हैं, 12 में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा या फिर उस समय तो हम हेल्प पूरा करेंगे ही आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों को क्लास जो हम जहाँ आप लोग जिस कॉलेज में या जहाँ पढ़ते हैं जिस संस्थान में, वहाँ आप लोगों को पढ़ाई तो होती है अच्छे से, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ प्रश्न, कुछ हर एक चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, पॉइंट्स है, वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में या इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमें या हम लोगों को इस तरीके का वीडियो चाहिए बोल के। ठीक है, हम आप लोगों का जो मांग है ये पूरा करने के लिए हम अवश्य ही आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ का संबंध चक्रवाती तूफान से है, जिसे भारत का तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मिडिल टाइप के प्रश्न हैं, आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। और ये प्रश्न आप लोग देखिए, विज्ञानों की जानकारी क्यों देते हैं, तो इससे पहले इस तरीके का एक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो आप लोग के काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से रखिए और उसको पढ़िए। 14 तारीख को आप लोग को एग्ज़ाम देना है। पवनों की दिशा और गति प्रभावित करने वाले कारक क्या होती है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखिए और क्या करिए, स्क्रीनशॉट करके रखिए और अपने से इसका लिखने का प्रयास करिए आप लोग। और आप लोग भेज भी सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर जो हम दिए हैं उसमें लिख के आप लोग भेज सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक बार आप लोग लिख के सेंड करिए, उसके बाद हम देख के आप लोग को बताते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी एक बार। चलिए देखिए, यहाँ एक प्रश्न बहुत बढ़िया से दिया हो, पृथ्वी पर जीवन में उत्पत्ति के संक्षिप्त विवरण दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो पहले चैप्टर से ये प्रश्न लगभग आ रहा है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों का मार्क्स जो है बहुत बढ़िया आएगा, हम जानते हैं आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसको हम इसीलिए पूरा समझा नहीं रहे हैं आप लोगों को, वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग देखने के लिए आप लोगों का पेशेंस नहीं रख पाएंगे, इसीलिए आप लोग थोड़ा अपने से भी करिए और उसको समझिए। ठीक है, और हम बोल दिए हैं जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आएगा, व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उसी में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो उसमें हम आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ जो पढ़ाई होती है ये हम बता रहे हैं आप लोगों को क्लास 1 to 12 तक हम स्टडी कराते हैं। इसीलिए छोटा बच्चा भी है तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है ना, उसका भी काम आएगा। जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ता है या पढ़ती है, सभी के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, और इसमें जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें बंगाली का भी वीडियो आता है। ठीक है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है बंगाली, ठीक है, तो बंगाली का भी वीडियो हम डालते हैं, तो आप लोग उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। 1-2 सेट हम डाले हैं, अगर चाहिए तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उसी में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसको भी हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। जो 1 सेट 2 सेट हम बनाए थे आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था ट्राम 1 का, तो ट्राम 1 का जो एग्ज़ाम बंगाली का सेट बनाए थे उसमें से बहुत सारा प्रश्न जो है आ गया था। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अच्छा, अगर गलत लगा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको गलत ही कहिए कि नहीं सर आप समझा नहीं पा रहे हैं, या
कोई भी हो आप लोग लिखिए। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में आता है, कुछ इसमें से लाभ थोड़ा बहुत मिला है, तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।